हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट यूनिट 9 हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आप जानते हैं यूनिट 9 में हमारी आज ये 4th क्लास है। इससे पहले हम 3 क्लासेस इसकी ले चुके हैं और अभी हमारी क्या चल रही है, थ्योरी। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके जो MCQ पेस्ट हैं, अब प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी यूजीसी नेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट होती है। बहुत मतलब इजी भी रहती है। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी होती हैं जो हम पहले से जान रहे होते हैं और कुछ ही चीज़ें होती हैं जो हमें अच्छे से समझ नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है, आप अच्छे से इसको पढ़ लें। ठीक है, अगर आपने पहली क्लासेस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। भाई आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये क्लास रेगुलर नहीं चल पाएंगी। अगर आप सपोर्ट करेंगे, आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, आप सहारा दें तो ही क्या है कि इतनी मेहनत करने का मन करेगा। तो चलते हैं हम यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के भयंकर दुष्परिणामों से बचने के लिए विश्व के सभी देशों में यह सहमति बनी है कि वैश्विक तापमान को, जो ग्लोबल वार्मिंग है, जिस टाइप से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसको पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और तापमान की वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जाए। ठीक है, जलवायु परिवर्तन का जो जितने भी अभी हमने जो क्लासेस ली हैं उसमें हमने पढ़ा था बहुत सारी चीज़ों को, और वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये जो प्रदूषण वगैरह होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है और इन सब के दुष्परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। तो इनसे बचने के लिए विश्व के सभी देशों में, आप जानते ही हैं, कई संगठन बने हुए हैं विश्व के अलग अलग देशों के से मिल कर के, जो कि अपने मतलब विश्व के लिए बहुत सारे टाइम टाइम पर डिसीजंस वगैरह लेते रहते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो इन दुष्परिणामों से बचने के लिए विश्व के सभी देशों में सहमति बनी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक तापमान है, वैश्विक तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए और तापमान की जो वृद्धि है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जाना चाहिए। इससे ऊपर इसको नहीं लेके जाना चाहिए। अगर ये इससे ऊपर जा रहा है तो वो हमारे लिए खतरनाक साबित होगा। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से उष्ण कटिबंधीय बीमारियों जैसे मलेरिया, डेंगू आदि में वृद्धि होना, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़ना, पारितंत्र एवं जैव विविधता पर प्रभाव, समुद्री जल स्तर में वृद्धि, ग्लेशियर का पिघलना, जल संकट, भूमि संसाधन पर प्रभाव, चरम मौसमी घटनाएं आदि। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से आप जानते हैं बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ठीक है, और उष्ण कटिबंधीय जैसे बीमारियां होती हैं, जैसे कि मलेरिया होना, डेंगू होना, इन सब में क्या हो रही है आजकल, वृद्धि होती है। कृषि एवं खाद्य सुरक्षा पर भी इसका क्या पड़ता है, बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ता है। पारितंत्र एवं जैव विविधता पर प्रभाव पड़ता है। समुद्री जल स्तर में वृद्धि हो रही है। ठीक है, समुद्र के जो जल है, जल स्तर बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, क्योंकि अगर तापमान बढ़ेगा, ग्लेशियर बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के क्या हैं, मतलब बर्फ़ जमी हुई है, दूर दूर तक बर्फ़ की चट्टानें हैं एक तरीके से, बहुत बड़ी बड़ी। और जो बर्फ़ जब पिघलेगी, मतलब ग्लोबल वार्मिंग जब बढ़ेगी, चारों तरफ से जब गर्मी पैदा होगी, तो आप जानते ही हैं बर्फ़ का तो पिघलना तय है। तो जिस हिसाब से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्री जल स्तर बढ़ रहा है, ग्लेशियर के पिघलने की वजह से जल संकट आ रहे हैं। आप जानते ही हैं आजकल, पहले आपने नहीं देखा होगा इतनी बाढ़ वगैरह आते हुए जितनी आजकल आती हैं। आप कभी भी सुन लेना, मतलब एक ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बारिश भी बहुत कम होती थी, वहाँ पर अब बाढ़ सुनी जाती है कि यहाँ पर बाढ़ आ रही है। राजस्थान में आप जानते होंगे, शायद बच्चे बहुत सारे, आप हो सकता है कुछ राजस्थान से हों, तो राजस्थान में भी बाढ़ आती हैं। पहले भाई मैंने तो नहीं सुना था इतनी ज़्यादा बाढ़, अब जानते ही हैं आप क्या हो रहा है। तो ये जल संकट इसी वजह से आ रहा है। भूमि संसाधन पर प्रभाव पड़ रहा है, चरम मौसमी घटनाएं। ठीक है, मौसमी जो घटनाएं वो अपने चरम सीमा पर हैं। आगे पढ़ लेते हैं ग्रीन हाउस गैसों के बारे में। यहाँ पर मैंने इम्पोर्टेंट बिल्कुल नोट्स की तरह, जैसे मैंने पढ़े थे नोट्स वगैरह, और उनमें थोड़ा सा और मैंने क्या किया है, एडिट किया है अच्छे से, और उनको
और ये सारी क्या है आपके लिए, मतलब इतने नोट्स भी अगर आपने पढ़ लिए तो इस बात की गारंटी है, मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है, याद करना है, तो आपका पेपर अगर आप बिगिनिंग में भी दे रखें, पहली बार भी ये पेपर देने जा रहे हैं यूजीसी नेट या एमपी टेट का, एमपी सेट का, तो 100% आप ये पेपर पास कर ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन सबको याद करना है। एक एक क्लास डेली जैसे आपको मिलती है तो आप उसको साथ के साथ याद करते रहिए। तो ग्रीन हाउस गैसें यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैंने इनको थोड़ा सा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फॉर्म में रखा है कि सबसे बड़ा जो इंक्रीज ये ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ता है वो किससे पड़ता है, तो जलवाष्प से बढ़ता है। फिर इसके बाद CO2 है जो बढ़ाती है, मीथेन है, मीथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लोरिनेटेड गैस। ठीक है, ये इस प्रकार की हैं, ये मतलब घटते हुए क्रम में है। ठीक है, किस में है ये, घटते हुए क्रम में है, यानी कि डिक्रीजिंग फॉर्म में है ये। और यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसें बहुत पूछा जाता है, इनका क्रम भी पूछा जाता है बहुत बार कि इनमें से कौन सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव डालता है और कौन कम डालता है, तो इनको याद रख लेना अच्छे से। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेते हैं। 1987 में निर्मित तथा 1989 से प्रभावित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। वैसे तो हम ये सारे जो भी प्रोटोकॉल और जो भी सम्मेलन वगैरह हैं उनको पढ़ेंगे अच्छे से, उनकी भी आपको 1-2 क्लासेस मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है इसको अच्छे से याद रख लेना। ये ओजोन परत से संरक्षण से संबंधित है। ओजोन परत कहाँ पर है, क्या है, वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक ओजोन गैस होती है जो कि धरातलीय ओजोन गैस पाई जाती है पृथ्वी पर, और एक ओजोन परत है जो कि वायुमंडल का जो समताप मंडल है, समताप मंडल के ऊपर पाई जाती है, समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में पाई जाती है। ठीक है, और ये ओजोन परत वही है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को, हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोक लेती थी और उनको वापस वापस कहाँ भेज देती थी, वापस भेज देती थी, मतलब आकाश की तरफ। लेकिन अब ये धीरे धीरे इतनी पतली होती जा रही है, ये ओजोन परत में नुकसान हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसकी वजह से, प्रदूषण की वजह से, तो इसका संरक्षण करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यानी कि ये समझौता हुआ था 1987 में, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मतलब बनाया गया था, और उसके बाद 1989 से 2 साल बाद इसको प्रभावी बनाया गया। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये याद रख लेना आपको। आगे चलते हैं, भारत ने ओजोन परत के संरक्षण हेतु 1991 में वियना कन्वेंशन पर तथा ओजोन क्षयकारी पदार्थों के संबंध में 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर अपने हस्ताक्षर किए थे। तो भारत ने कब इस पर अपने हस्ताक्षर किए थे, ओजोन परत के संरक्षण के लिए कब उसने मतलब फैसला लिया था, 1991 में जो वियना कन्वेंशन हुआ था ओजोन परत के संरक्षण में ही। तो वियना कन्वेंशन पर तथा ओजोन क्षयकारी पदार्थों के संबंध में 1992 में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था उस पर अपने हस्ताक्षर किए थे। आगे देखते हैं, भारत एवं जलवायु परिवर्तन 2008 में भारत के प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना प्रारंभ की थी। ठीक है, भारत का जो प्रधानमंत्री थे, उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे 2008 में, तो 2008 में कौन थे, शायद मनमोहन सिंह थे, है ना। तो राष्ट्रीय कार्य योजना प्रारंभ की थी जिसके अंतर्गत 8 राष्ट्रीय मिशन है। तो राष्ट्रीय सौर मिशन ये जनवरी 2010 में शुरू हुआ था। राष्ट्रीय सौर मिशन, ये याद रख लेना, राष्ट्रीय कार्य योजना जो प्रारंभ की गई थी उसके अंदर 8 राष्ट्रीय मिशन थे। राष्ट्रीय सौर मिशन यानी कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, ये जनवरी 2010 में शुरू हुआ था, और आप जानते ही हैं सौर ऊर्जा को अब कितना बल दिया जा रहा है, कितना बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय संबंधित ऊर्जा दक्षता मिशन ये 24 अगस्त 2009 में शुरू हुआ था। ठीक है, 24 अगस्त 2009। राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन ये भवनों में ऊर्जा बचत सुधारों और ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन हेतु इसको लागू किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन भवनों में ऊर्जा बचत सुधारों के लिए
और ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन हेतु इसको लागू किया गया था। राष्ट्रीय जल मिशन, तो राष्ट्रीय जल मिशन को मंजूरी कब दी गई थी? 6 अप्रैल 2011 को। हिमालयी पारितंत्र को टिकाऊ बनाने हेतु राष्ट्रीय मिशन 28 फरवरी 2014 को शुरू किया गया था। ठीक है, हिमालयी जो पारितंत्र है उसको टिकाऊ बनाने के लिए राष्ट्रीय मिशन चलाया गया था 28 फरवरी 2014 को। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, इसके तहत कार्बन जिंक सहित पारितंत्र सेवाओं को बढ़ावा देना शामिल है इसके अंदर। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन ये 2008 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यनीतिक ज्ञान मिशन, अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास तंत्रों के माध्यम से वैश्विक समुदाय को सूचीबद्ध करना एवं जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने हेतु चलाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय जलवायु जो परिवर्तन है कार्यनीतिक ज्ञान मिशन है, ये अनुसंधान एवं प्रौद्योगिक विकास तंत्रों के माध्यम से वैश्विक समुदाय को सूचीबद्ध करना एवं जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने हेतु लागू किया गया था। भारत का INDC प्लान, ये क्या चीज़ है? भारत ने घरेलू मोर्चे पर जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध, ठीक है, जलवायु में जिस हिसाब से परिवर्तन हो रहा है उसके अगेंस्ट अपनी प्रतिबद्धता के संदर्भ में 2030 तक 2005 के स्तर की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन गहनता 33 से 35% तक कम करने एवं 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से 4% संचयी विद्युत संस्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य तय किया है। ठीक है, भारत का INDC प्लान क्या है? तो भारत के जो घरेलू मोर्चे पर जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध अपनी प्रतिबद्धता के संदर्भ में 2030 तक 2005 के स्तर की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन गहनता 33 से 35% कम करना है, इसका लक्ष्य रखा गया है INDC प्लान में कि जो उत्सर्जन गहनता है घरेलू उत्पादों की उसको कितना कम करना है 33 से 35% तक, वो भी 2030 तक। गैर जीवाश्म ईंधन आधारित जो ऊर्जा है ऊर्जा संसाधनों से 4% संचयी विद्युत संस्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य तय किया गया है। आप चाहें तो इनकी स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स मतलब लिख लीजिए, साथ के साथ नहीं भी बना रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर लिंक मैंने डाल रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ में इसकी PDF आपको मिल जाएंगी, लेकिन मिलेंगी जब एक यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुई, मैंने उसके डाल दिए, यूनिट सेकंड के भी मैं एक आध दिन में डाल दूँगी। अभी थोड़ा सा हमारे यहाँ पे क्या है मेले वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, इस टाइम पे भीड़ भाड़ रहती है तो थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है, इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। थोड़ा पेंट वेंट घर में भी आप जानते हैं दिवाली का त्यौहार है तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। वैसे एक यूनिट कंप्लीट का मैं एक ही दिन डाल दूँगी ताकि आपको एक ही जगह पर सारी जो थ्योरी है सारी जो क्लास हैं वो मिल सकें। सतत विकास की संकल्पना का वास्तविक विकास 1987 में हमारा साझा भविष्य नामक रिपोर्ट, जिसे द ब्रंटलैंड की रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सतत विकास, सतत का मतलब होता है निरंतर, कंटिन्यूअस चलने वाला जो विकास है, उस ऐसे विकास की संकल्पना का वास्तविक विकास कब हुआ था? 1987 में। और किस रिपोर्ट के द्वारा इसको लागू किया गया था? किस रिपोर्ट में इसका मतलब इसकी संकल्पना की गई थी? तो हमारा साझा भविष्य। ठीक है, हमारा साझा भविष्य। और इस रिपोर्ट को द ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रख लेना। सतत विकास के उद्देश्य कौन कौन से हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप इस पर लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको 3 ऑप्शन ये दे करके एक अलग से दे देते हैं और पूछ लेते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन आया है कि इनमें से सतत विकास के उद्देश्यों में कौन सा शामिल नहीं है, ठीक है, या कौन कौन से शामिल हैं, तो कूट दे देंगे। तो इस हिसाब से हम रिवीजन जब बाद में करेंगे तो वो मैं करा दूंगी, लेकिन इस तरह से आपको याद रखना है साथ के साथ। गरीबी निवारण एवं सतत आजीविका। ठीक है, गरीबी सतत विकास का जो फर्स्ट उद्देश्य है वो यही है कि गरीबी का निवारण होना चाहिए और लगातार हर किसी के पास कोई ना कोई आजीविका जरूर होनी चाहिए। ऊर्जा दक्षता, पर्यावरण अनुकूल मानवीय गतिविधियाँ, प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, प्राकृतिक और जो मानव निर्मित संसाधन है उनका संरक्षण करना,
ये सतत विकास का उद्देश्य में आता है। उत्पादन अवसरों का विकास करना, नवीकरणीय संसाधनों पर निर्भरता। ठीक है, जो नवीकरणीय संसाधन है जो एक बार ख़त्म होने के बाद मतलब पूरी तरह से ख़त्म नहीं होंगे, उनका रीयूज किया जा सकता है, तो ये क्या होते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। तो सतत विकास के सारे उद्देश्य हैं 6, इनको अच्छे से याद रख लेना। नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। कौन सी ऊर्जा कौन सा स्रोत है जो इनमें से नवीकरणीय नहीं है या नवीकरणीय है, कौन सा अनवीकरणीय है, कौन सा अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं। अक्षय का मतलब होता है अ प्लस में अक्षय छः का मतलब होता है जो खत्म हो सके, और अ का होता है जो कभी खत्म नहीं हो सके। ना, अ का मतलब ना होता है जो खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है, तो नवीकरणीय क्या होते हैं, जो खत्म नहीं होने वाले हैं, जैसे जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, समुद्र ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, और ये बायोमास ऊर्जा है आगे, बायोमास ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा और ईंधन सेल। तो एक बार इनको आप और अच्छे से देख लेना, कौन कौन से हैं, नवीकरणीय में कौन कौन से आते हैं और अनवीकरणीय में कौन कौन से आते हैं, अच्छे से इनको याद कर लेना। तो नवीकरणीय अक्षय के मुख्य स्रोत क्या हैं, जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, समुद्र ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, ईंधन सेल। ठीक है, भारत में जीवाश्म ईंधन के बाद ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति करने वाला सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, तो वो है जल विद्युत ऊर्जा। ठीक है, भारत में जीवाश्म ईंधन के बाद अगर ऊर्जा की कोई पूर्ति कर रहा है तो वो सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, जल विद्युत ऊर्जा। बायोमास द्वारा प्राप्त किए गए परिवहन ईंधन बायो ईंधन कहलाते हैं। ठीक है, बायोमास के द्वारा प्राप्त किए गए जो परिवहन ईंधन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बायो ईंधन। जैसे मक्का एवं गन्ने से एथेनॉल बनता है, तथा सोया रेपसीड, ये पाम तेल से क्या बनता है, सोया रेपसीड के पाम तेल से बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। तो ये आप ध्यान रख लेना है बायो ईंधन कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से इनको प्राप्त किया जाता है। हाइड्रोजन सबसे सरल रासायनिक तत्व है। आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो कम से कम कुछ तो फीडबैक आप दिया करो कि अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। ठीक है, हाइड्रोजन सबसे सरल रासायनिक तत्व है, इसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या होता है, सबसे सरल, इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, किसको, हाइड्रोजन को। ये सबसे सरल रासायनिक तत्व होता है, इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। यह धरातल पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, पाए जाने वाले स्थानों में तत्वों में तीसरे स्थान पर आता है। हाइड्रोजन जो धरातल पर सबसे ज़्यादा जो तत्व पाए जाते हैं उनमें थर्ड नंबर पे आता है। अगर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए जहाँ पर ऑक्सीजन हो तो जल बन जाता है। ईंधन सेल, ईंधन सेल एक विद्युत रासायनिक यंत्र है। ईंधन सेल क्या है, एक विद्युत रासायनिक यंत्र है जो हाइड्रोजन या अन्य ईंधन की रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग कर स्वच्छता एवं सक्षमता पूर्वक विद्युत का उत्पादन करता है। ठीक है, ईंधन सेल एक विद्युत रासायनिक यंत्र है जो हाइड्रोजन या अन्य ईंधन की रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग कर स्वच्छता एवं सक्षमता पूर्वक विद्युत का उत्पादन करता है। हाइड्रोजन एवं फास्फोरिक एसिड बहुत ही सामान्य प्रकार के ईंधन सेल होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन एवं फास्फोरिक जो एसिड होता है बहुत ही सामान्य प्रकार के क्या हैं, ईंधन सेल हैं, ये याद रखना। ईंधन सेल हाथ में पकड़ने योग्य छोटे उपकरण जैसे कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक वाहन, कार से लेकर बस तक को विद्युत उपलब्ध कराने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हम सोचते हैं ना कि हमारे मतलब मोबाइल में बैटरी कैसे चल रही है, कंप्यूटर में ये बैटरी वगैरह कैसे चलती हैं, बसों में, कारों में वो बैटरी चलती रहती हैं, वो कैसे चलती हैं, तो ये ईंधन सेल का इसमें यूज किया जाता है। ईंधन सेल का प्रयोग आकाश की ऊंचाइयों से लेकर समुद्र की गहराइयों तक प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, ईंधन सेल का जो प्रयोग है वो आकाश की ऊंचाइयों से लेकर समुद्र की गहराइयों तक प्रयोग में लाया जा सकता है। प्राकृतिक आपदाओं के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्राकृतिक आपदाएं कौन सी हैं, पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों के खिसकने के कारण निकली ऊर्जा से भूमि में जो कंपन होता है उसे भूकंप कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों के खिसकने के कारण
निकली ऊर्जा से भूमि में जो कंपन होता है उसे भूकंप कहते हैं। वह स्थान जहाँ से ऊर्जा तरंगों की उत्पत्ति होती है, ठीक है, वह स्थान जहाँ से ऊर्जा तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र कहा जाता है। और वह बिंदु जहाँ भूकंप की तरंगें, ये की है भाई, की तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं उसे अधिक केंद्र कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, भूकंप का उद्गम केंद्र किसे कहते हैं, जहाँ से उत्पत्ति होती है तरंगों की और तरंगें सबसे पहले जिस स्थान पर पहुंचती हैं उसे अधिक केंद्र कहा जाता है। आगे देखते हैं, सुनामी का पता लगाने के लिए, सुनामी का पता लगाने तथा संबद्ध सूचनाओं तीव्रता के साथ लोगों तक पहुंचाने के लिए डार्ट तकनीक का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सुनामी का पता लगाने के लिए आप जानते होंगे सुनामी क्या है, तो एक प्राकृतिक आपदा ही है ये भी। और जब ये आती है सुनामी तो इसकी सूचनाओं का पता लगाने के लिए और लोगों को पहले ही सतर्क करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, प्रयोग, तो डार्ट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, ज्वालामुखी उद्भेदन के दौरान पृथ्वी की आंतरिक परतों में पेरिडाटाइट में गलन से मैग्मा का निर्माण होता है। ज्वालामुखी उद्भेदन के दौरान क्या होता है, पृथ्वी की जो आंतरिक परतें हैं उनमें पेरिडाटाइट में गलन से क्या होता है, मैग्मा बनता है। और पृथ्वी पर जब ये मैग्मा निकल के बाहर आता है, मतलब जब तक वो पृथ्वी के अंदर रहता है, ज्वालामुखी से अंदर रहता है, तो उसे मैग्मा बोलते हैं। और जब वही लावा मतलब बाहर निकल के आ जाता है, वही मैग्मा है ना, उसके ज्वालामुखी के थ्रू ही निकल के आता है, तो उसे लावा कहा जाता है। बहुत ही गर्म देखता हुआ, मतलब ज्वालामुखी तो आप जानते हैं किसको बोलते हैं। ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं, याद रख लेना, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं, जो समय समय पर सक्रिय हो जाते हैं, जिनसे लावा निकलता ही रहता है, साल 6 महीने के अंदर निकलता रहता है, चलता रहता है, साल 2 साल 3 साल जो भी है ना। सुषुप्त वो होते हैं जो सोई हुई अवस्था में हैं, उनका कब जाग जाएं पता ही नहीं है, मतलब उनमें से लावा हो सकता है कि 10-20 साल तक ना निकलें और फिर अचानक से बाहर निकलने लग जाए, है ना, या फिर 2-4 साल के बाद बंद पड़ा रहे और फिर अचानक से निकल जाए, तो वो सोई हुई अवस्था का सुषुप्त कहलाता है। मृत ज्वालामुखी वो हैं जिनसे कोई चांस ही नहीं है आगे लावा बाहर निकलने का। चक्रवात क्या होते हैं, चक्रवात निम्न वायु दाब का केंद्र होता है। ठीक है, चक्रवात बहुत तेज गति से आते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये उच्च वायु दाब का केंद्र हो सकता है ना, बहुत तेज गति से वायु चलती है, लेकिन नहीं, ये निम्न वायु दाब का केंद्र होता है जो बाहर से उच्च वायु दाब से घिरा रहता है। ठीक है, चक्रवात निम्न वायु दाब का केंद्र होता है जो बाहर से उच्च वायु दाब से घिरा रहता है, जिसके कारण परिधि से केंद्र की ओर अति तीव्र गति से हवाएं चलने लगती हैं। ठीक है, जब क्या होता है, परिधि से केंद्र की ओर, परिधि से मतलब इस तरह से चलती हैं ये हवाएं, मतलब ऐसे करके बनती है ना, उठती चली जाती हैं, तो परिधि से केंद्र की ओर अति तीव्र गति से हवाएं चलने लगती हैं। चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में हवाएं चलती हैं। आप जानते ही हैं जो उत्तरी गोलार्ध है, ये हमारी पृथ्वी है, 2 भागों में बटी हुई है, ये उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, और ये सभी जानते होंगे इस बात को, तो फिर भी देखो मैं समझा देती हूँ, टीचर हूँ मैं, यहाँ पर पढ़ा रही हूँ तो मुझे लगता है सारी चीज़ बता देनी चाहिए। तो उत्तरी गोलार्ध जो है उसमें घड़ी, आप जानते हैं ये घड़ी होती है और ये इसकी क्या है, यहाँ पर ये सुई है इस टाइप से, और ये घड़ी के जो विपरीत दिशा में ये घड़ी जब ऐसे घूमती हैं ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से घूमती है विपरीत दिशा में, कौन सी, उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन यही दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के दिशा में घूमती है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, ये गोलाकार, अंडाकार और वी आकार का भी हो सकता है। आपने देखा होगा ना चक्रवात, शायद कभी किसी ने देखा हो, मैंने तो देखा नहीं है पास से। तो स्थिति के आधार पर चक्रवात के 2 भेद होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, स्थिति के आधार पर चक्रवात के 2 भेद होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं वो उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। ठीक है, जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो ये उत्तरी और दक्षिणी यानी कि ये है
और उत्तरी यानी कि यहाँ तक और यहाँ तक, इन दोनों के बीच के जो चक्रवात होते हैं ना, इस टाइप से बीच में, मैंने बिल्कुल फिक्स लाइन नहीं लगाई है, लेकिन हाँ ऐसे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य में पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल में आते हैं। ठीक है, जब सर्दियों का समय होता है उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात आते हैं शीतोष्ण वाले, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में पूरे वर्ष उत्पन्न होते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो ये पूरे साल चलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये केवल सर्दियों के समय पर ही आते हैं। इसके प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं। कौन कौन से आते हैं इस जो ये समय जो ये आपको बताया है कि 35 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में आते हैं, तो कौन कौन सी जगह यहाँ पर आती हैं, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? उत्तरी अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, उत्तरी प्रशांत महासागर और चीनी सागर, ये सागर महासागर इसके बीच में पड़ते हैं। ठीक है, तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर और उत्तरी प्रशांत महासागर, चीनी सागर। चलते हैं आगे। उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं वो उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों अक्षांशों में 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच उत्पन्न होते हैं। दोनों अक्षांशों में 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में उत्पन्न होते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों तरफ, है ना, भूमध्य रेखा के दोनों तरफ कोरियोलिस बल के कारण प्राय इनका अभाव रहता है। ठीक है, मतलब उस जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा आप जानते होंगे जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। ये है बीच वाली, और इसके दोनों तरफ क्या रहता है? कोरियोलिस बल के कारण इनका अभाव रहता है, यहाँ पर ये नहीं आते हैं। भारत में प्राकृतिक आपदाओं में सबसे अधिक होने वाली आपदा बाढ़ की है। आजकल हमारे देश में भी बहुत बाढ़ आने लग गई है, जिससे प्रतिवर्ष सर्वाधिक लोग मारे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, भारत में सबसे ज़्यादा जो आपदा वो किसकी पड़ती है? तो ये बाढ़ की होती है। भूकंप वगैरह तो आप जानते हैं हमारे देश में कम ही आते हैं, है ना। तो भाई प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, इतनी मेहनत मैं कर रही हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा फीडबैक दो, है ना, सपोर्ट करो, चैनल को शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जो भी बच्चे देख रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर देखते हैं, लेकिन फिर भी मजाल है कि वो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मुझे पता है अनसब्सक्राइब वाले बच्चे हैं जो देख रहे हैं लगातार, है ना, नॉट सब्सक्राइब, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी।